हेलो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था टैक्स इनवॉइस और हम लोगों ने सेक्शन 31 के बारे में डिस्कस किया था। 32 नहीं देखा, 33 नहीं देखा, 34 नहीं देखा, आज देख लेंगे। लेकिन जब हम लोगों ने सेक्शन 31 की बात की थी ना, सेक्शन 31, उसमें बार बार मैंने एक चीज बोली, रूल्स रूल्स गो टू रूल्स एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो उस समय चीजें कंप्लीट नहीं हो पाई। हाँ, एक पूरा स्ट्रक्चर बन करके आंखों के आगे आ गया कि हमको आखिर इनवॉइस बनानी कैसी है। मैंने लास्ट सेशन में आपको कहा था कि हम लोग फॉर्मेट में इनवॉइस का कंप्लीट फॉर्मेट देखेंगे जब हम फॉर्म एंड फॉर्मेट्स पढ़ेंगे तो। लेकिन एज में भी प्रेस्क्राइब्ड उस पर कंटेंट क्या रहेंगे ये मैंने बोला नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, यानी आज के सेशंस में देखेंगे। और आज वक्त आ गया है, जो चीज हम लोगों ने लास्ट सेशन में कंप्लीट स्टडी की, नियर अबाउट 50 to 55 मिनट्स का सेशन था हम लोग का। आज हम लोग उसी सेशन के आगे बढ़ते हैं और सेम वही सेक्शन पिक करेंगे जो लास्ट टाइम हम लोगों ने पिक किया था। मींस सर आप फिर से आप सेक्शन 31 की बात करेंगे? हाँ जी, मैं फिर से सेक्शन 31 की बात करूंगा। क्या कहेंगे आप उसमें और ऐसा क्या नया दे देंगे जो आपने लास्ट सेशन में नहीं दिया? हम लोग को तो लग रहा था कि लास्ट सेशन में आपने उसको कंप्लीट कर दिया। वो कंप्लीट नहीं था, वो इनकम्प्लीट था। आज हम लोग उसी सेशन को रूल्स के साथ पढ़ करके देखेंगे। मतलब हमने फिर से वही असाइनमेंट आपको दिया है, लेकिन लास्ट सेशन में हमने रूल्स हटाए थे, रूल्स नहीं दिए थे। अब देखिए, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स में हर जगह रूल्स, ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर रूल्स रूल्स हर चीज साथ में दे दी, रूल्स। लेकिन अब आपको दोबारा रूल्स बाद में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी जब हम लोग रूल्स पढ़ेंगे तो रूल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रूल्स हैं। कितने? 8 रूल्स हैं। 1 2 3 4 5 ये आज ही हम लोग खत्म कर लेंगे, क्योंकि सेक्शन 34 और रूल नंबर 6 7 8 ये हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। गॉट इट? सेक्शन नंबर 34 यानी 31 32 33 टुडे इट विल बी ओवर, एज वेल एज वी विल ट्राई टू कवर आर रूल नंबर 1 2 3 4 5, यानी 3 सेक्शन और 5 रूल्स कवर होंगे। नेक्स्ट सेशन में जो हमारा लास्ट सेशन होगा इन रूल्स और सेक्शंस के लिए 34 और रूल नंबर 6 7 एंड 8 ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। वो थोड़े स्पेसिफिक पॉइंट हैं, थोड़ा लाइन से हट कर है, इसीलिए हम उसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अच्छा, आज की बात करते हैं। कहानी ये इसलिए बतानी जरूरी होती है, कई लोग कहते हैं सर आप बोर कर रहे हैं, आप सीधे काम, अरे सीधे काम की बात पर आएंगे तो आप काम की बात सुनते कहाँ हैं? पहले तो ये समझो कि नेक्स्ट लास्ट सेशन में क्या किया, आज क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, तभी तो पिक्चर क्लियर होगी ना मेरे भाई। चले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 31। और सेक्शन 31 जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू अ इनवॉइस। क्लियर? कब? at the time of the removal of the goods or delivery of the goods or make available to the recipient. Is it clear? तो कब हमको इनवॉइस इशू करनी है, और उस समय मैंने एक फोकस किया था, वर्ड पर कंसंट्रेट किया था, बिफोर और एट द टाइम ऑफ, बिफोर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेक अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। ये हम लोगों ने सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बात की थी, ये हम लोगों ने सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बात की थी, ये हम लोगों ने सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बात की थी। क्लियर है? लेकिन अब जरा उसी पॉइंट को फिर से मैं कंप्लीटली पढ़ता हूं। अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शैल बिफोर और एट द टाइम ऑफ, बिफोर और एट द टाइम ऑफ, कब इनवॉइस इशू करनी है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, यानी कि रिमूवल ऑफ गुड्स के बाद आप इनवॉइस नहीं काट सकते, डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेक अवेलेबल टू द रेसिपिएंट को देने के बाद आप सामान का इनवॉइस नहीं काट सकते। आप बिफोर और एट द टाइम ऑफ removal of goods if there is a movement or delivery of goods or making available thereof to the recipient in any other case
issue a tax invoice showing the description, quantity and value of goods, the tax charged thereon and such other particular as may be prescribed. तो उस समय मैंने बोला था कि हम लोग देखेंगे रूल्स एज में बी प्रेस्क्राइब्ड में। तो आज वक्त आ गया वो रूल्स देख लो, आखिर क्या क्या कंटेंट होते हैं हमारी इनवॉइस के सप्लाई ऑफ गुड्स करते समय। सप्लाई ऑफ गुड्स करते समय हमारी इनवॉइस के क्या क्या कंटेंट, फॉर्म हम देखेंगे, एक आपको कंप्लीट फॉर्म बनवाएंगे पूरा इनवॉइस का कि आपकी इनवॉइस कैसी होनी चाहिए। इफ यू आर अ बिजनेसमैन देन try to think about that. Whatever the invoice you are using right now is not okay at the time of GST. आपको आपकी इनवॉइस बदलनी पड़ेगी, आपको आपकी इनवॉइस में ये कंटेंट देने पड़ेंगे। अच्छा, जो एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड बिजनेसमैन हैं वो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हम HSN की बात करते हैं, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर की। ये क्या होता है मैंने बेसिक में आपको बताया है, अब वहां पर मैं नहीं जाऊंगा कि HSN का मतलब क्या होता है, लेकिन हां अब आपको समझ में आएगा कि HSN का यूज कहां पे है। इनवॉइस आप बनाएंगे, HSN का यूज वहां पे है। जब आप रिटर्न GSTR 1, 2, 3 वहां पर HSN का यूज होगा बाकायदा। इज इट क्लियर? ताकि रेट ऑफ ड्यूटी फाइनल की जा सके। अच्छा देखिए क्या क्या चीजें हैं सर इनवॉइस में ना हम लोग क्या लिखते हैं। सबसे पहले अपनी फर्म का नाम, हाँ, अपनी फर्म का एड्रेस, हाँ, सबसे ऊपर लिखा रहता है टैक्स इनवॉइस, ठीक है, उसके साइड में लिखा रहता है GSTN नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, GST का रजिस्ट्रेशन नंबर आप वहां पर लिखेंगे, सप्लायर का। अच्छा ये नोट हो गया। उसके बाद आप रिसीवर का नाम लिखेंगे, रिसीवर का पता लिखेंगे, उनका स्टेट और स्टेट कोड डालेंगे, और उस वो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, सामने वाला अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसका GST नंबर भी डालेंगे। ठीक, अब आते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लिखेंगे, उसका HSN कोड लिखेंगे, सामान का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, कितनी क्वांटिटी में है वो लिखेंगे, CGST, SGST, UTGST और IGST का टैक्स रेट क्या है वो लिखेंगे, उस वैल्यू को लिखेंगे जिस पर टैक्स लगना है, वो क्वांटिटी और वैल्यू लिखेंगे गुड्स की, उस वैल्यू ऑफ गुड्स पर कितनी वैल्यू आ गई टैक्स की रूपीज में, वो तो परसेंटेज में लिखा था, रेट लिखा था, CGST का रेट, IGST, UTGST, SGST का रेट लिखा था। अरे उसके नीचे अमाउंट भी तो लिखो, तो अमाउंट भी लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद डिजिटल सिग्नेचर भी करेंगे। अब समझ में आई? इतनी चीजें होनी चाहिए, इतनी चीजें, वर्ड्स में अमाउंट भी वर्ड्स में लिखेंगे जैसे अब तक लिखते आए थे। चलें रूल्स में, नेम एड्रेस एंड GST ऑफ द सप्लायर देख लिया, अ कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर, इनवॉइस नंबर, ओ मुझसे तो ये छूट गया ना, छूटा नहीं, अब जरा ढंग से सुने क्योंकि मुझे इस पर फोकस करना है, छोड़ करके थोड़ा आगे बढ़ते फिर फोकस करते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। डेट ऑफ इट्स इश्यू, ठीक है, नेम एड्रेस एंड GSTN और UIN इफ रजिस्टर्ड ऑफ द रिसिपिएंट, रिसिपिएंट का सारा नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी, ठीक है, HSN कोड, ठीक है, डिस्क्रिप्शन HSN कोड गुड्स के केस में, और अकाउंटिंग कोड ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के केस में अकाउंटिंग कोड जिसको हम SSC भी बोलते हैं, सर्विसेज की अकाउंटिंग कोड, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, क्वांटिटी, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, रेट ऑफ टैक्स, ठीक है, अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, ठीक है, वेयर द टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, अगर टैक्स पेबल रिवर्स चार्ज बेसिस है तो उसको स्पेशली इंडिकेट करना पड़ेगा। मीन्स नाउ द टैक्स इज नॉट टू बी paid to the government by the supplier but by the person who is the recipient of the goods. That's it. That's why I have to indicate it clearly now invoice that whether the reverse charge mechanism is to be followed over in this case. Yes or no? If yes, then we have to indicate it on our invoice also. सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, दैट इज ओके। रूल नंबर 1 हम लोगों ने वैसे ही कर लिया। हम लोगों ने सेक्शन 31 में देखा था कि अगर कोई सप्लायर है गुड्स का, रजिस्टर्ड पर्सन है, वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, उसमें ये सारे कंटेंट देगा जैसा कि प्रेस्क्राइब किया गया, और हम लोगों ने देख लिया क्या प्रेस्क्राइब किया गया है।
before or at the time of removal of goods if the movement of goods are there, or delivery of goods, or making available it to the recipient of the goods. That's it. ये चीजें हम लोगों ने देख ली. रूल नंबर 1 भी खत्म, सेक्शन नंबर 31 भी खत्म. आगे देखेंगे रूल नंबर 1 को, फिर से पढ़ेंगे, देखा जाएगा. आगे देखते हैं. सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज. जब मैंने इस पॉइंट को आपको बताया था सेक्शन 31 का सब सेक्शन 2, जब मैंने इस चीज को आपको पढ़ाया था लास्ट सेशन में, इसके बारे में डिस्कस किया था, तो मैंने ये चीज बोली थी कि सेक्शन 31 सप्लाई ऑफ गुड्स क्लियरली बता देता है टैक्स इनवॉइस कब इश्यू करनी है. लेकिन जब सप्लाई ऑफ सर्विस की बात आती है, लेकिन जब सप्लाई ऑफ सर्विस की बात आती है, तो सेक्शन कहता है एज में बी प्रेस्क्राइब, यानी टैक्स इनवॉइस टू बी इश्यूड अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड नॉट एज पर द सेक्शन. अगर हम सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करें, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करें, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करें, इन तीनों केसेस में सेक्शंस आर देयर. लेकिन जब हम सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करेंगे तो रूल्स पे जाना पड़ेगा. A registered person supplying taxable services shall before or after the provision of services. मैंने ये चीज आपको लास्ट सेशन में क्लियर की थी. बिफोर और आफ्टर क्यों, जबकि सप्लाई ऑफ गुड्स में बिफोर और एट द टाइम क्यों. सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में बिफोर और एट द टाइम, सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में बिफोर और आफ्टर द सप्लाई प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, बट विद इन अ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड. विद इन अ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, ये प्रेस्क्राइब्ड पीरियड क्या, वही तो है रूल्स में दिया है मैंने बेबी आपको, वही तो चौकन्ना किया था. इशू अ टैक्स इनवॉइस शोइंग द डिस्क्रिप्शन फलाना एंड ढिमाका. अब जरा रूल्स की बात कर लेते हैं. रूल्स क्या कहता है, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस, और ये पूरा का पूरा सर्विस टैक्स में जो प्रोविजन था ना, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, उसी चीज को उठा करके यहाँ कॉपी कर लिया गया. फिलहाल in case of taxable supply of services shall be issued within a period of 30 days from the date of supply of service. जब आप सर्विसेज सामने वाले को दे देंगे तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज देने के 30 डेज के अंदर वी आर नीडेड टू इश्यू अ टैक्स इनवॉइस एनी हाउ विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस. बियॉन्ड दैट इट इज नॉट परमिसिबल. फिलहाल उसके लिए क्या रूल्स है आगे देखेंगे. प्रोवाइडेड दैट, लेकिन अगर ये इंश्योरेंस कंपनी का केस हो, बैंकिंग कंपनी का केस हो, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस का केस हो, यानी 30 दिन किनारे करो, अब 45 दिन बोलो, 45 डेज. नाउ इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ इंश्योरेंस कंपनी एंड बैंकिंग कंपनी and non-banking financial corporation, then in that case the tax invoice must be issued within a 45 days from the date of supply of service. That's it. Instead of 30 days I have quoted the word 45 days. आपको अपना इनवॉइस 45 दिन के अंदर तो रिलीज कर देना है. जी हाँ, क्लियर. अच्छा, कभी कभी गवर्नमेंट अब सर्विसेज के बारे में आपको बताएगी कि किन किन केसेस में टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं करना है, और कभी कभी बताएगी आपको, मैंने ये स्पेशली बताया था कि कभी कभी गवर्नमेंट आपको बताएगी कि इनवॉइस के अलावा कोई दूसरा कंटेंट, दूसरा फॉर्मेट्स भी गवर्नमेंट मान लेगी. जब हम लोग रूल पढ़ेंगे, रूल 7 या 8 अभी दिमाग में नहीं है, उस समय हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल केसेस. रूल 7 या 8 जो भी हो, उस समय हम लोग स्पेशल केसेस पढ़ेंगे. आईएसडी का केस अलग पढ़ेंगे, बैंकिंग कंपनी का केस पढ़ेंगे कि उस समय इनवॉइस का कंटेंट क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का केस पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का केस पढ़ेंगे. इज इट क्लियर? ये चीज़ें हम लोग देखेंगे कि इनवॉइस किसको कहेंगे, इनवॉइस का फॉर्मेट क्या होगा इन केसेस में. मैंने इसके बारे में लास्ट सेशन में आपको हिंट भी दिया था. फिलहाल उसको छोड़कर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. तो अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नया नहीं देखा, लेकिन देखे ना 2 रूल्स भी कवर हो गए हमारे.
पहला रूल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कंटेंट क्या होते हैं टैक्स इनवॉइस के, सेक्शन 31 के साथ रूल नंबर 1 देख लिया। और अभी अभी हम लोगों ने देखा है सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में रूल्स। मैंने लास्ट सेशन बताया था कि सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में हमको रूल्स पर जाना पड़ेगा, वहां पर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड दी है कि हमको टैक्स इनवॉइस कब इश्यू करना है, और यहां पर दे दिया 30 डेज एंड 45 डेज। 30 डेज इन द नॉर्मल केस एंड 45 डेज इन द केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग कॉर्पोरेशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इन कंपनियों के केस में। चलें, इसके बाद मैंने आपको सेक्शन 31 का सब सेक्शन 3 कुछ स्पेशल पॉइंट्स डिस्कस करवाए थे। पहला स्पेशल पॉइंट था आपको रिवाइज्ड इनवॉइस के बारे में, दूसरा था आपका 200 रुपए तक के इनवॉइस के बारे में, तीसरा बताया था मैंने बिल ऑफ सप्लाई के बारे में, और उसके बाद 2 पॉइंट और डिस्कस किए थे, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। चले अब इनको लाइन लाइन से देखेंगे, और इनमें अगर रूल्स की बात होगी तो उन रूल्स को भी अभी के अभी ओवर कर देंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं अब इसमें। जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था, वी आर जस्ट गोइंग टू कॉपी इन द टुडेज सेशन ऑल्सो, बट यस विद हैविंग मोर कंटेंट, with having the content of the rules itself. Is it clear? जी। तो हम लोगों ने सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 में पहला पॉइंट देखा था रिवाइज्ड इनवॉइस का। रिवाइज्ड इनवॉइस की अगर हम बात करें तो जब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने अप्लाई किया था, मैंने 10 से 28 तारीख ली थी, आपको याद होगा। फिलहाल जिस दिन मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था और जिस दिन तक का मुझे जिस डेट में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, इस दौरान जो मैंने इनवॉइसेस इशू की होंगी उस पे मेरा सीजीएसटी आईजीएसटी वगैरह मेंशन नहीं था, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था। अब मुझे इनवॉइस को रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वही बंदा सर्विस टैक्स कलेक्ट कर सकता है। कौन बंदा सर्विस टैक्स कलेक्ट कर सकता है? सेक्शन नंबर 32, सेक्शन नंबर 32, अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड है ही नहीं, shall not collect in respect of any supply of goods or services or both any amount by way of tax under this act. हाँ भाई, अब तो क्लियर हो गया, अब तो बोलो हाँ, बोल दिया। कहा गया कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हैं तो आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते इस एक्ट के मुताबिक। इज इट क्लियर नाउ? वापस आते हैं, तो जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रखा था, इट मींस यू आर नॉट रजिस्टर्ड पर्सन एंड यू केम टू नो दैट नाउ यू आर रजिस्टर्ड when you got the registration certificate quoting the registration number of my firm. Then what should happen about those invoices which have been issued meanwhile this period of date of applying of registration and the exact date of getting the certificate of registration? Then what should we have to do? We have to revise all those return of this particular period or interval. Is it clear? जी, तो a registered person may within 1 month, और ये मैंने क्लास सेशन में बताया था, within 1 month from the date of issuance of registration certificate under this act, यानी एक एसएससी को अपने उन सारे के सारे इनवॉइसेस को 1 महीने के अंदर रिवाइज करना पड़ेगा। एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इशू अ रिवाइज्ड इनवॉइस अगेंस्ट द इनवॉइसेस ऑलरेडी इश्यूड ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग विद द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ एक्चुअली गेटिंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और गेटिंग द रजिस्ट्रेशन। अ रजिस्टर्ड पर्सन मे नॉट इश्यू अ टैक्स इनवॉइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट सेशन में आप लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा क्यों, लास्ट सेशन में जब मैंने बताया था तो शायद ये चीज़ उतनी क्लियर नहीं होगी, हो तो गई होगी, लेकिन उतनी क्लियर नहीं होगी जितनी आज हो जाएगी। कहा यह गया था, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, मान लो मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मुझसे सामने वाला एक बंदा सामान खरीदने आ रहा है,
तो आई एम द सप्लायर ऑफ गुड्स, नाउ ही इज आस्किंग फॉर गुड्स हैविंग वैल्यू लेस देन 200, याद आ गया, लेस देन 200, अगर 200 से कम रुपए का सामान सामने वाला खरीदने आ रहा है तो मैंने कहा था इट इज ऑफ नो यूज टू इश्यू टैक्स इनवॉइस। 200 से कम और टैक्स इनवॉइस ना दो, ऑप्शन है जी। ढंग से सुनेंगे, सामने वाला एक बंदा दुकानदार के पास जाता है, कहता है 10 पीस साबुन देना, बाथ सोप दे देना, उसने 100 रुपए के बाथ सोप दे दिए, क्या अब उसका इनवॉइस बनाना चाहिए? लेकिन अगर सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है